मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके टॉपिक की दूसरी क्लास है और कल अपन ने पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। उसके बाद अपन ने समझा था कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। इसके कुछ अपन ने उदाहरण पढ़े थे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि भाई रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ऐसे कुछ अपन ने डिस्कस की थी। तो आज अपन आगे से स्टार्ट करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कल अपन ने यहाँ पे छोड़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या समूह है, एक अभिकारक के परमाणु या समूह है दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह है आपस में विस्थापित हो जाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या समूह है दूसरे अभिकारक के परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं अपन? रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन कुछ उदाहरण की बात करते हैं। जैसे एक परमाणु है AB, एक यौगिक लेते हैं AB, दूसरा परमाणु समूह लेते हैं अपने BC, अब ये आपस में क्या, एक अभिकारक है दूसरा अभिकारक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे जी? विस्थापित हो जाएंगे। कहने मतलब है ये आ जाएगा ऐसे बन जाएगा और साथ में ये जो अभिकारक है इसके साथ हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा BD। इस प्रकार के अभिक्रिया क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु समूह परस्पर आपस में क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित हो जाते हैं। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगली अभिक्रिया बनाती है अपघटन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या समूह परस्पर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या समूह परस्पर आपस में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं जी, इसको क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु टूटकर या अपघटित होकर दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसे अभिक्रिया में क्या होगा? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बना लेगा? उत्पाद बना लेगा। ऐसे अभिक्रिया क्या करेंगे अपन? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया कहते हैं अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि कैसे एक अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद कैसे बनाता है। तो अपने एक एग्जाम्पल बात करते हैं CaCO3 की। इसकी बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। जब इसको गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है जी? गर्म किया जाता है तो ये किसमें टूट जाता है? CaO+
CO2 में टूट जाता है। यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को अपना गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है जी, टूट जाता है। यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है, ऐसे अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि एक अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेते हैं, ये अभिकारक कहलाते हैं, ये टूटकर क्या बना रहे हैं जी, दो से अधिक क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। ऐसे अभिक्रिया कहेंगे अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अब अपघटन अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। जो अपने पहली अपघटन अभिक्रिया की बात करेंगे, यानी कि एक विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है, दूसरी जी प्रकाशीय अपघटन होती है, और बात करते हैं पहली अभिक्रिया की बात करते हैं अपने विद्युत अपघटन। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अब अपने बात करते हैं कि पहली अपघटन अभिक्रिया कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है और तीसरी कौन सी होती है। पहली अपघटन अभिक्रिया की बात करेंगे तो पहली अपघटन अभिक्रिया आती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन, ऐसी विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसी यौगिक को गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ऐसी अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अपघटन जो किसी यौगिक में गलित या द्रवित अवस्था में, गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाह की जाती है, तो वह छोटे छोटे दो अणुओं में टूट जाता है, या बोल सकते हैं अपने दो छोटे छोटे अणुओं में उत्पाद बनाते हैं। छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। अब अपने जो अभिकारक लेंगे वो कैसे लेंगे, गलित या द्रवित अवस्था में लेंगे। गलित द्रवित अवस्था मतलब होगा जैसे अपन जल ले लेंगे, जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये दो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे गलित या द्रवित अवस्था का, तो यौगिक लेंगे, और गलित द्रवित अवस्था में आपको पता ही होगा क्या होता है, जल होता है। जल क्या होता है कि द्रवित अवस्था में होता है। बात करेंगे अपन जल लेंगे H2, इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाह करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, तो ये किसमें टूट जाएगा, H2 में टूट जाएगा, और किसमें टूट जाएगा, O2 में टूट जाएगा। अब ये जो इसके अंदर ये गैस संतुलित नहीं है, इसको अपने क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 4। ऐसा हो नहीं सकता तो दोनों तरफ, क्योंकि अभिकारक उत्पाद के जो परमाणु है अणुओं की संख्या दोनों आपस में क्या होती है, समान होती है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने कर देंगे, अब 2 लगा देंगे तो 4 हाइड्रोजन बन जाएगी, इसकी गुणा होती है। और यहाँ पे कितने, 2, तो यहाँ पे अपने क्या लगा देंगे, 2। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2। यानी कि ऐसी अभिक्रिया कहलाती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अपघटन अभिक्रिया किसी यौगिक में गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। यानी कि जो अपने जल लेंगे, ये क्या लेंगे, अपना लिक्विड अवस्था में लेंगे या द्रवित अवस्था में लेंगे, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो ये 2H2+ में O2 में टूट जाएगा। अब अपनी अगली अभिक्रिया आती है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को ऊष्मा देने पर वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, ऐसी या अपन बोल देंगे छोटे छोटे अणुओं में अपघटित हो जाता है, ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं, अपने उसमें अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अपघटन अभिक्रिया, अपघटन जिसमें किसी यौगिक को ऊष्मा देने पर
बोले तो ताप, उष्मा देने पर वह कौन है? यौगिक, वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, या कह सकते हैं अपघटित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं? अपने उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसे अपघटन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को उष्मा देने पर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, इसे अभिक्रिया कहते हैं, अपने उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपने लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब अपने इसको क्या करेंगे? उष्मा देंगे। क्या करेंगे? उष्मा देंगे तो ये क्या कर देगा? इसमें टूट जाएगा, CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। अब आप अपने जितनी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं इसमें एक बात नोटिस की होगी कि जो एक अभिकारक टूटकर ये क्या कर रहा है? दो या दो से अधिक क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है। जितनी अभिक्रिया करेंगे जिसमें एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। पहले अपने पढ़ा था विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसमें भी ये देखा था कि यानी जो H2 था वो किसमें टूट रहा था? H2 प्लस में O2 में टूट रहा था। इसी प्रकार उसमें अपघटन में क्या रहा है? एक अभिकारक है वो टूट कर क्या बना रहा है? दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। अब अपने जो तीसरी अभिक्रिया आती है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। बात करते हैं अपने प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया की। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया देखो, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया में बात करते हैं अपने, यानी ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को, कोई यौगिक है वो क्या करता है? प्रकाश, ये जो अभिक्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यानी कोई यौगिक है प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर वह क्या करता है? छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपने प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये जो अभिक्रिया किसमें होती है? प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ऐसी अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर छोटे छोटे अणुओं में अपघटित या टूट जाता है, ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कैसे अपघटन अभिक्रिया जिसमें कि कोई भी यौगिक होगा वो प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त कर वह छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है? अपघटित या टूट जाता है। ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान की बात करेंगे 2HBr, ये प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर किसमें टूट जाएगा? H2 के अंदर टूट जाएगा और किसमें टूट जाएगा? Br2 में टूट जाएगा। और ये जो Br2 है ये ब्रोमीन एक तरीके से गैस है, इस प्रकार ये निकलती है। यानी कि बात करेंगे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, ऐसे अपघटन अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक है वो प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर छोटे छोटे अणुओं में या अपघटित हो जाता है या हो सकता है टूट जाता है। ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे 2HBr दिया था, ये प्रकाश से क्या कर लेगा? ऊर्जा प्राप्त कर ये H2 प्लस में Br2 में टूट जाता है। इसे अभिक्रिया कहते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और अपना पढ़ा था अपघटन अभिक्रिया से अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तीन पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन ऐसे अपघटन अभिक्रिया जिसमें कोई भी यौगिक गलित या विद्युत अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। जैसे बात की थी 2H2 प्लस में O2 में टूट गया। दूसरा पढ़ा था उन्होंने कि प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया ऐसे अपघटन अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। ऐसे अभिक्रिया कहते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म हो गया प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। अब अपना जो अगला टाइप रहता है अभिक्रियाओं का। अब अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है जी मंद अभिक्रिया और एक होती है तीव्र अभिक्रिया। पहले अब अभिक्रिया
कई तो होती है तेजी से संपन्न होती है, कई क्या होती है धीरे संपन्न होती है। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया की बात करेंगे अपने जो त्रिव अभिक्रिया, त्रिव अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को मिलाने पर वह अत्यंत तेजी से संपन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन त्रिव अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जब प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य जब ये क्रिया होती है तो 10 की पावर -10 सेकंड समय लगता है, और इसमें जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाएगी तो अभिकारकों की जो सांद्रता है वो कम होती जाएगी और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाएगी। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती है, अत्यंत तेजी से संपन्न होती है, ऐसे अभिक्रिया कहते हैं त्रिव अभिक्रिया कहलाती है। और बात करेंगे अपने कि अभिकारकों की सांद्रता, जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाएगी अभिकारकों की जो सांद्रता है, अभिकारकों की सांद्रता उत्पाद की तुलना में कम होती जाती है। अब अपने एक उदाहरण की बात करते हैं, जैसे प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य जो क्रिया होती है इसमें 10 की पावर -10 सेकंड समय लगता है। बात करेंगे उदाहरण की बात करेंगे, एक तो लेंगे अपने प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य जब अपने क्रिया करवाते हैं तो 10 की पावर -10 सेकंड समय लगता है। जैसे प्रबल क्षार की बात करते हैं तो प्रबल क्षार का उदाहरण है NaOH, ये है प्रबल क्षार। अब लेंगे अपने प्रबल अम्ल HCl ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं HCl ले लेते हैं। आपको पता होगा ये प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस मिलकर क्या बनाते हैं यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार से ये Na प्लस है और इस पर Cl माइनस है, क्योंकि जब यौगिक बनता है तो प्लस माइनस है होता है, तो ये NaCl बन के क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, क्या बना लेगा NaCl। और साथ में देखो ये एक OH और एक H इससे मिलकर क्या बन जाएगा, ये H2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा H2 बन जाएगा। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती है और अभिकारकों की सांद्रता उत्पाद की तुलना में कम होती है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य जब ये क्रिया होती है तो इसमें 10 की पावर -10 सेकंड समय लगता है। कितना लगता है 10 की पावर -10 सेकंड समय लगता है। अब बात करेंगे, ये है प्रबल क्षार और ये है प्रबल अम्ल। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर तेजी से संपन्न होती है और अभिकारकों की सांद्रता उत्पाद की तुलना में कम होती है। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के मध्य क्रिया कराई जाती है तो ये यौगिक बनता है, उसमें समय लगता है इसके बाद -10 सेकंड। अब अपनी अगली अभिक्रिया दी आती है मंद अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया की बात करते हैं अपने, मंद अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया होती है मंद अभिक्रिया, इसमें क्या है कई घंटे लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक अपने फेमस उदाहरण की बात करते हैं, जंग लगती है तो कोई ऐसे तो नहीं है कि आज पानी वगैरह पड़ गया कहीं पे लोहे पर आज जंग लगी, ऐसा तो होता नहीं है। जंग लगती है काफी दिन, कभी घंटे, काफी समय लग जाता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कई घंटे, साल, दिन लग जाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं मंद अभिक्रिया कहते हैं। मंद अभिक्रिया कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। अब अपने उदाहरण की बात करते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं अपने जंग लगना ले लेते हैं। ठीक है, जंग लगती है, इसको लिखती है लोहे में लगती है, यानी कि लोहे के संपर्क में है तो बोलेंगे तो आयरन
साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, साथ में जल, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, जंग बन देती है। क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। यानी कि जब ये प्रक्रिया होती है तो काफी दिन, साल, घंटे लग जाते हैं। Fe2O3H2 बना लेगा। अब अपने इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं Fe कितने कितने 2, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे क्या कर लेंगे अपने 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी है 3 है, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 6, यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपने 3। ठीक है। इसी प्रकार H2 यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे H2 कितने 2, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2H2O लगा देंगे। ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कई घंटे, साल, दिन लग रहे थे, इसे अभिक्रिया क्या कहते हैं अपने, मंद अभिक्रिया। अब अपना अगला टॉपिक आता है अपना ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन की बात करेंगे, दो तीन टाइप से करेंगे अपने। पहले बात करते हैं अपने हाइड्रोजन के टाइप का। हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के आधार पर करते हैं। ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। देखते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपना अपचयन कहलाते हैं। जैसे बात करेंगे यानी कि ऑक्सीजन के आधार की बात करते हैं, ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होगी, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे बात करते हैं जब कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनती है, CO2 बनती है। वैसे देखते हैं यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। और बात करेंगे हमने किसकी, अपचयन की। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता। कैसे देखते हैं कैसे ऑक्सीजन निकलती है। बात करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, MgO। जब ये अभिक्रिया होती है तो इसके अंदर क्या होता है, देखते हैं ये Mg प्लस में O2 में टूट जाता है। अब अपने इसको संतुलित कर लेते हैं तो 2Mg लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2Mg। अब अपने देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, निकल रही है, यानी इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब अपने बात करेंगे हाइड्रोजन के आधार पर। हाइड्रोजन के आधार की बात करते हैं अपने, हाइड्रोजन के आधार पर बात करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि पहले बात करेंगे अपने अपचयन की, किसके आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर। यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि हाइड्रोजन जुड़ेगी तो ये इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है। अब बात करते हैं अपने उदाहरण की बात करते हैं। जैसे अपने क्या लेते हैं, एथीन लेते हैं। क्या लेते हैं, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर क्या होती है, जब हाइड्रोजन जुड़ती है तो ये क्या बना लेता है, देखते हैं ये बॉन्ड टूटता है तो एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाती है, और एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाती है, इसमें जुड़ जाती है, तो ये क्या बना लेते हैं, CH3। अब इसका नाम क्या बन गया, क्या बन जाएगा, एथेन। क्या बन जाएगा नाम इसका, एथेन। यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है,
ऑक्सीजन कहलाता है और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचन कहलाता है। यानी कि अब बात करेंगे, यानी पहले तो इसमें देखो हाइड्रोजन जुड़ रही थी, यानी ये क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। अब बात करेंगे अपने अपचन की। हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना अपचन कहलाता है। जैसे बात करेंगे अपने कैसे हाइड्रोजन निकलती है, जैसे उदाहरण लेंगे अपने 2HCl का। अब देखते हैं इसके अंदर, यानी कि H2 प्लस में ये Cl2 निकल रही है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें हाइड्रोजन क्या हो रही है, निकल रही है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, अपचन हो रहा है। यानी कि ऑक्सीजन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन कहलाता है, इससे हाइड्रोजन जुड़ रही है, देखते हैं। और अपचन क्या होता है, यानी हाइड्रोजन निकलना क्या कहलाता है, अपचन कहलाता है। यानी कि 2HCl में किसमें टूट जाएगा, H2 प्लस में Cl2 में टूट जाएगा। अपना जो 3 टाइप्स आता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीजन व अपचन की परिभाषा क्या है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीजन व अपचन की परिभाषा। देखो, यदि कोई परमाणु या कोई आयन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या कहलाता है, अपचन कहलाता है। देखते हैं कैसे। पहले बात करेंगे अपने ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण, जब कोई परमाणु या तत्व या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उस परमाणु या आयन में, उस परमाणु या आयन में, परमाणु या आयन में ऑक्सीकरण देखते हैं कैसे। अब अपने कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागता है बात करेंगे, सोडियम की बात करेंगे। सोडियम देखते हैं कितने पे आता है, 11 पे आता है। जब इसमें ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे। 10 रह जाएंगे तो इसने त्याग दिया, मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और साथ में जो है इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि सोडियम में क्या आता है, हमेशा प्लस चार्ज होता है, कभी नहीं होता नेगेटिव चार्ज भी नहीं होता, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। इसलिए यानी कि सोडियम Na11 पे आता है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसके पास निकल जाएगा। यानी जब भी परमाणु या तत्व या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या कहलाता है, इसमें मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब उन्होंने उदाहरण देखा था, सोडियम है 11 पे आता है, अभी क्या किसमें हो रहा है, Na प्लस, अब इसका 10 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए तो क्या हो गया, ये प्लस चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। अब अपने बात करेंगे अपने अपचन की। अपचन में क्या होता है, जब कोई परमाणु या तत्व या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या हो रहा होता है, अपचन होता है। जब कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचन। जैसे समझते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब अपने उदाहरण की बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन Cl, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा, ग्रहण करते ही इसमें देखो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा। जब ये आपने देखा होगा हमेशा क्लोरीन में कौन सा निशान होता है, माइनस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आज अपना ये पता चला क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ग्रहण करता है। यानी कि Cl है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना लेगा, Cl माइनस बना लेगा। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, उदासीनीकरण। उदासीन अभिक्रिया कहते हैं जब कोई अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और जो बना हुआ लवण है वो क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है।
उदासीन प्रकृति का होता है, और उदासीन प्रकृति का होता है इसे अभिक्रिया क्या कहते हैं, अपने उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो बना हुआ जो लवण है उसमें जो गुण न तो अम्ल होगा न क्षार होगा, इसलिए अपने क्या बोलते हैं इसको उदासीन प्रकृति का बोलते हैं। यानी कि अगली अभिक्रिया अपनी आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब कोई अम्ल या क्षार क्रिया करके लवण बनाता है तो बने हुए लवण में बना हुआ लवण उदासीन प्रकृति का होता है तथा इसकी पीएच 7 होती है, इसकी पीएच 7 होती है। ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं, अपने उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अम्ल लेंगे, साथ में क्या ले लेंगे, क्षार ले लेंगे, उसी के साथ में क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। यानी कि जो लवण बनेगा वह कौन सी प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। और इसमें न तो कोई अम्ल के गुण होंगे न क्षार होंगे, इसलिए अपने क्या बोल देंगे, इसको उदासीन अभिक्रिया बोल देंगे। और अब अपने ये चैप्टर यहाँ पे हो गया खत्म, ठीक है। इसमें एक टॉपिक रह गया है, उसको अपने करेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में।